को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की, रशिया अमेरिका ने वीटो किया। 58 अरब मुल्कों ने कहा भाई साहब प्रपोजल तो दिखा दो, इसमें ये कमियां हम आपके साथ नहीं है। जबकि ट्रम्प कह रहा था 59 मेरे साथ है, मेरे को पता 57। अब मुझे लास्ट पता था 57 मुसलमान मुल्क, अभी 59 58 कहां से हो गए? वैसे ट्रम्प इंडोनेशिया को मिडिल ईस्ट में गिनता है। जैसे इमरान खान कहता था जर्मनी एंड जापान शेयर बॉर्डर एंड वहां बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जहां से मार्स को माल एक्सपोर्ट होता है। तो ये कुछ लोग होते हैं जो आपकी और हमारी समझ के परे होते हैं। एनीवे, तो ये जो यहाँ पे ट्रम्प और नेतन्याहू वाला सिस्टम है, तो अब ये डोनाल्ड ट्रम्प का मॉडल तो पिट गया यूएन में। अरब देशों ने दिखा दी इसको घंटी। अब ये करे तो करे क्या? रशिया ने इसको डंडा कर दिया, चाइना ने इसको डंडा कर दिया। अब ये सोच रहा है, तो कह रहा अब ऐसा करेंगे कि अब हम गाजा को डेवलप करेंगे। देखिए, हमास को डिसआर्म किस लिए करना था? गाजा की डेवलपमेंट हो। और ट्रम्प का व्यवसाय क्या है? रियल एस्टेट। भाई ट्रम्प और ये जितने सऊदीज हैं, जितने लोग कुवैतीज हैं, इनके पास जो पैसा है, दे डोंट माइंड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर देम। कहते हैं रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे और उसमें रिटर्न है, क्योंकि अभी मल्टी बिलियन डॉलर का काम है गाजा में। तो ट्रम्प ने कहा कि ठीक है जी, ऐसा करते हैं कि हम जिन पॉकेट्स में हमास नहीं है उन पॉकेट्स में हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं। जो डिसआर्ममेंट है ये बाद की बात है, ये बाद में सोचते हैं इसका क्या करें। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट ऑफ स्टैंड है। डोनाल्ड ट्रम्प तो भाई थाली का बैंगन है, कभी यहां कभी कह रहा है। इट्स अ फंडामेंटल चेंज इन अमेरिकन स्टैंड। अच्छा, अब इसके यूरोप के अलाइज कहाँ गए? अब इसके अरब अलाइज कहाँ गए? वो जो उस दिन दो दो हाथ से पीस डील पे साइन कर रहे थे, वो कहाँ गए? सब भाग गए होंगे, वो अलग बात है। तो कहता जहां जहां हमास ने वहां वहां करेंगे। और फिर इससे पूछा, क्योंकि अरब स्टेट्स का फंडामेंटल डिस्कनेक्ट था कि भाई पैलेस्टीनी स्टेट कब बनेगी, इसराइल की फौज कब निकलेगी। तो इसने बोला जब एक एट अ राइट पॉइंट ऑफ टाइम हम पैलेस्टीनी स्टेट की भी बात करते, जबकि पहले ट्रम्प और अमेरिका का स्टैंड था दिल बी नो पैलेस्टीनी स्टेट। पैलेस्टीनी स्टेट नहीं बनेगी, बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। सो बोर्ड ऑफ पीस, इंटरनेशनल पीस कीपर्स और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये सब खत्म हो गया। अब बेंजामिन नेतन्याहू वाज लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उसने कहा कि विल गो एंड फिनिश एवरीथिंग विद हमास, हमें आपकी जरूरत नहीं है और पैलेस्टीनी स्टेट का सवाल ही नहीं होता। अब जो इनके विदेश मंत्री गोडियन साहब या इनके इजराइल कट्स जो डिफेंस मिनिस्टर है, बोला वी आर कॉम्पिटेंट टू हैंडल हमास और आप कृपया करके हाथ जोड़ लो भैया, यहाँ मत आओ, आप एक हम पे रहम करो, आप यहाँ मत आओ, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमास को हम खुद ठोक देंगे। यानी कि बेंच, आप देखिए कुछ दिन पहले मार्को रूबियो ने कहा था कि सीज फायर थोड़ा मुश्किलों से गुजर रहा है। जेडी वेंस मुंह नहीं खोलता बिकॉज ही नोस ही हैज गॉट वैक्ड वंस ही डजंट ओपन हिज माउथ। जेडी वेंस ने मुंह नहीं खोला, मार्को रूबियो ने कहा। और आज बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है विल गो एंड डिसमेंटल हमास। कह रहा है यहां जब तक कोई ईंट भी नहीं लगेगी, जब तक हमास पूरा खत्म नहीं होगा, यहां कोई भी पैलेस्टीनी स्टेट नहीं बनेगी और इजराइल कभी विड्रॉ नहीं करेगा। इन्होंने क्लियर बोल दिया और हम तैयार हैं, विल गो एंड फिनिश द जॉब अवरसेल्व्स, हमें किसी की जरूरत नहीं। तो ये अब ट्रम्प की समस्या ये कि ये अरबों से पैसे लेता, कतरियों ने इसको $400 मिलियन का जहाज दिया है। वैसे व्हाइट हाउस तो आजकल कतरी ही चलाते हैं भाई। एमबीएस इज द डिफेक्टो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अभी तो नवंबर में वो जा रहा है डिफेंस डील को लेके, और भारत ने जो राजनाथ सिंह जी ने पहले पीठ एक्सेस से डील साइन कर ली, तो उसको तकलीफ पड़ी हुई है उससे। सुने में कि इजराइल के साथ भी भारत कुछ करने वाला बहुत जल्दी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, हम भी दिवाली मनाएंगे। तो ये जो ताना बाना कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, एमबीएस नवंबर में अभी नहीं गए यूएस, अब चाहे दिसंबर में जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ अरब इनसे हिल रहे, अरब हिल रहे, तो जो ट्रिलियंस आने वो कहाँ से आएंगे? हर 69 डेज में आपका $1 ट्रिलियन का डेट बढ़ रहा है। हर सेकंड यू आर गेटिंग $1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे अमेरिका का डेट बढ़ रहा है। 69 डेज में और एडिंग $1 ट्रिलियन ऑफ डेट एंड यू आर प्रिंटिंग द डॉलर। ये परिस्थिति अमेरिका की है। तो यहाँ पे इजराइल बिल्कुल हट रहा है और चीजें यहाँ विस्फोटक हो रही है। और इसी में एक और प्रकरण जुड़ गया है। यहाँ ईरान में पानी जिनाम खत्म हो गया है। ईरान के मैक्सिमम रिजर्वर्स आर ड्राई। ईरान में करीब 5 से 11% टोटल पानी बचा है। और अगर इस साल ढंग की बारिश नहीं हुई तो मोस्ट ऑफ द ईरान हैज टू स्टार्ट ईदर ड्रिंकिंग सी वाटर और मोस्ट ऑफ द तेहरान हैज टू बी इवैक्यूएटेड। अब मेरी कुछ इजरायली मित्रों से बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार ये पानी वानी खत्म हो गया। कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मतलब? मैं कहा वाह, मतलब मुहूर्त है? कह रहा अरे इससे अच्छा मुहूर्त कब होगा, अब तो पानी वानी भी नहीं है अब। पर मैंने कहा जिहाद करने के लिए पानी की क्या जरूरत है? ऊंट तो 20-20 दिन तक पानी नहीं पीता। कह रहे हाँ कोई बात नहीं, ऊंट पे आ गएंगे जहाद करने, तो पानी की जरूरत नहीं है। तो
यहाँ ईरान के भी सितारे जरा गर्दिश में आ रहे हैं और ईरान की सैंक्शंस ने कमर तोड़ दी है। सालों का मिसमैनेजमेंट है। ईरान में पावरों की भी कमी है। अब जो ईरान ऐसे में कुछ धमाका जरूर कर सकता है, बट अगर ईरान धमाका करेगा, आइडिया पूरा तैयार है। इजराइल कट्स ने कहा, वी आर फाइटिंग अ वॉर इन लेबनान, वी आर फाइटिंग अ वॉर इन गाजा एंड वी आर फाइटिंग अ वॉर इन यमन एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी अदर वॉर। अगर एक और लड़ाई भी खुलती है, हम तैयार हैं। इसराइलियों में एक बात है, जब यहाँ युद्ध विराम होता है, या दिवाली या पार्टी नहीं मनाई जाती, या दूसरे युद्ध की तैयारी की जाती है। अगर जीना सीखना है, अगर जिंदा रहने के लिए मरना सीखना है, तो इसराइलियों से सीखो। There's a lot which can learn from that country. और आज एक बात तो है जो मैं बड़ा खुल के कहता हूँ कि पूरे 57 मुसलमान मुल्कों की औकात नहीं गाजा में एक बोतल पानी पहुंचा दे बिना इजराइल के अप्रूवल के। ये भी एक हकीकत है। 55 लाख का मुल्क है भारत, 140 करोड़ का मुल्क है। कुछ तो सीखना पड़ेगा इनसे। तो यहाँ ये सऊदी वोदी वाला ड्रामा सारा चल रहा है, ऐसे सारे कहानियां चल रही है। एंड थिंग्स आर गेटिंग अगली मैन, थिंग्स आर गेटिंग अगली। और ये जो अभी जो मेरा, आपने अगर इससे पहले वाला लाइव ने देखा, प्लीज देखिएगा। आई डिड इट सेपरेटली, वो 25 मिनट का सब्जेक्ट था कि हाउ अमेरिका इज चेंजिंग द टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड गेम। सो द न्यूक्लियर वॉर इज टर्निंग फ्रॉम न्यूक्लियर कन्वेंशनल विद कोलैटरल डैमेज टू टैक्टिकल न्यूक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रकरण है। और ये बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा सीधा ट्रम्प को डिफाई किया, कहा भाई साहब जो आपके बस को कर लो, हाँ वो करेंगे जो इजराइल के इंटरेस्ट में सूट होगा। तो यहाँ पे रशिया यूक्रेन में आप देख रहे हो, थोड़ा सा 2 मिनट कवर कर लेता हूँ। रशिया यूक्रेन में, यूक्रेन अब घुटनों पे आ गया है, यूरोप की हालत खराब है, और यहाँ पे इजराइल इज लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी ऑफ हिटिंग ईरान unless and until Iran does something very drastic to take their attention away. और आज ईरान ने एक और नया स्टेटमेंट दिया है। कल तक कह रहे थे हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं, आज अब इनकी कौन सा स्टेटमेंट सच है कौन सा नहीं है पता नहीं। पलंग के किस तरफ से उठ के बैठते तो वो स्टेटमेंट दे देते। आज कह रहे हैं जी हम कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं कहा मियाँ जी पहले खाने का पानी तो पीने का, फिर तो न्यूक्लियर वाला पानी लगाइएगा ना। एनीवे दैट्स ऑन द लाइटर साइड। बट ये ईरान या तो झूठ बोल रहा है, या दे डोंट वांट ईरान टू इजराइल टू अटैक देम। But knowing Israel, if I understand them well, they will not miss the opportunity. और ईरान को ठोकने के लिए अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा। कतर वतर को ठोकने के लिए तकलीफ है, क्योंकि वहां से ट्रम्प को पैसा आता है, जिराल्ड कुशनर की कंपनियों में पैसा डलता है। अभी डाया था एफिनिटी पार्टनर्स में $2.5 बिलियन। तो बट वहां ठोकने में कोई तकलीफ नहीं है। तो मिडल ईस्ट इज इरप्टिंग अगेन, जो आपको बता रहा हूँ भाई। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स एंड सी व्हाट यू कैन डू, बिकॉज भाड़े पसीने की कमाई है। आप निर्णय कीजिए आपको क्या करना, क्योंकि चीजें जरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और मैं आपको बता दूं, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एज पर माय एनालिसिस एंड ओपिनियन। बाकी आप खुद बुद्धिजीवी है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। मेरा काम है आपको देश दुनिया की चीजों से अवगत कराना। भारत के लिए भी कुछ चैलेंजेस आएंगे, बट अभी मेरा उस पर फोकस नहीं है। अभी मेरा फोकस है 0.5 और ये जो पाकिस्तान है इसका कैसे हिसाब किताब बराबर करें। मैंने आज एक सॉलिड केस रखा, व्हाई डू वी नीड मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, और इसकी आवश्यकता कि मेरा, इट्स नॉट माय ब्रेन चाइल्ड और माय स्कूल ऑफ थॉट, व्हाई डू वी नीड इट। इंपॉर्टेंट इज नॉट व्हाट आई थिंक, व्हाट आई बिलीव और व्हाट आई स्ट्रेस ऑन, इट्स व्हाई डज द कंट्री नीड इट। मैंने आपको बताया, वी कांट बी एवरीडे इन अ परपेचुअल आईसीयू मोड। और उस मोड से निकलना है तो आईसीयू में जाने से देश को रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए कुछ सख्त कदम लेने पड़ेंगे। दिस इज वन ऑफ दोस स्टेप्स व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको लेना पड़ेगा। और अगर जहाद से लड़ना है, you have to learn what Israel does. There is no other way. बाकी सब फेल हो गए। एक ही कंट्री है जो अब भी इसको वह सक्षम है, दैट इज इजराइल। रेस्ट अदर्स हैव फेल्ड। ये भी एक कटु सत्य है। और सभ्यता को बचाना, धर्म को बचाना, संस्कृति को बचाना है तो जो उसके लिए करना पड़ेगा। और अगर आप हमारे सनातन धर्म में भी देखें, कौन से ऐसे देवी देवता जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र न हो। एक देवी और देवता की परिकल्पना कीजिए जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र न हो। हर के हाथ में अस्त्र शस्त्र। राम जी के कंधों पे कभी हमेशा धनुष बाण रहा है, अर्जुन के हाथ में गांडीव रहा है, ब्रह्मा जी हो, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल रहा, श्री हरि विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र रहा है। अब भैरव से लेके किसी को भी देखिए, शस्त्रों के बिना हमारे यहाँ शास्त्रों में भी परिकल्पना नहीं है। शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शास्त्र धर्म सिखाते तो शस्त्र धर्म की रक्षा सिखाते हैं। तो भारत को जो हमारी प्राचीनतम सभ्यता है, वो धर्म और शस्त्र और शास्त्रों का क्या समन्वय है, ये पूरा ज्ञान भारत के पास है। और युद्ध कोई नहीं चाहता,
युद्ध होना नहीं चाहिए, बट युद्ध अगर आपके घर तक आए, जहाँ देश और धर्म को बचाना है, उसे धर्म युद्ध कहते हैं। महाभारत भी हुआ, रावण वध भी हुआ, और अभी कल्कि अवतार का आना बाकी है। तो और जहाँ युद्ध होगा वहां तो युद्ध होगा, क्या करें? धर्म की रक्षा करना ही हर सनातनी का धर्म है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अभी आज के लिए पूर्ण विराम दूंगा। थोड़ा लंबा सेशन गया। ईरान पे बारे